प्रोग्राम मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले बांग्लादेश की सियासत में एक अहद का खात्मा। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। उनके बाद बांग्लादेश में सियासी बेचैनी, इंतखाबात और ताकत के नए तवाज़ुन पर सवालात उठने लगे। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता एक बार फिर आलमी कशीदगी की जद में। अमरीका की ईरान को सख्त धमकियां, ईरान का दो टोक जवाब और खित्ते में जंग के बादल गहरे। यमन में कशीदगी में कमी के इशारे हैं, मगर गजा में इसराइली जारियत बदस्तूर जारी। ईरान में माशी दबाव भी उरूज पर, रियाल तारीखी कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है। मुल्क के अंदर सियासत भी शदीद गर्म। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार। बैरिस्टर गौहर का साहिबाने इक़्तिदार से दिल बड़ा करने और मुलाकात की अपील पर नई सियासी बहस। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी और सख्त बयानात ने माहौल मजीद तल्ख बना दिया। उधर NA 130 लाहौर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला नवाज शरीफ के हक में आ गया। सियासी दर्जा हरारत कैसे कम होगा, इस पर बात करेंगे। सिंध में 27 अरब रुपए के सोलर एनर्जी मंसूबे में अरबों की बेकायदगियों का इंकशाफ। सेनेट कमेटी में करप्शन के शवाहिद, बगैर टेंडर NGOs की सिलेक्शन और पैनल्स की महंगी खरीदारी। गरीबों के लिए बनाया गया मंसूबा मुबैना बंदे बांट की नजर, मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, वैसे तो एक पूरी खित्ते की एक सियासत जो है वो हम देख रहे हैं और काफ़ी अरसे से डिस्कस भी कर रहे हैं कि वो नई शेप लेती जा रही है, लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले बात करेंगे बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया हैं। 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई, बीमार भी थी। कुछ दिनों पहले इनके बेटे का जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, जो कि जिला वतन थे, और जिस तरह से पूरे बांग्लादेश ने उनको वेलकम किया, इस पूरे सियासी तनाजुर में खालिदा ज़िया साहिबा के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, हम बिल्कुल खित्ते की सियासत जो है हमारी बड़ी टॉपसी टर्वी हुई हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। मगर खालिदा ज़िया पे बहुत अहम है बात करना कि वो एक बिल्कुल जिस तरह आपने इब्तदाइये में कहा कि वो एक अहद साज थी, एक पूरा अहद उन्होंने गुजारा। 50 साल के करीब उनकी सियासत रही, 1975 से 2025 तक कह लें। उनके शौहर ज़ियाउर रहमान सदर रहे, उसके बाद वो खुद 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी। आखिरी उम्र में वो बेचारी 2018 से लेके 5-6 साल तो वो जेल में रहीं, ज़ईफ़ी में रहीं, बीमार रहीं। मगर ये ज़रूर है कि उनके इंतकाल से पहले उनको एक किस्म की वो विंडिकेट हो गई कि एक तो ये कि सीना वाजिद जो है उनकी जो नेमेसिस थी वो जिस तरीके से भागी बांग्लादेश से, अभी पनाह ली हुई है उन्होंने इंडिया से। उसके बाद अब इलेक्शन फरवरी में बांग्लादेश के अनाउंस हो रहे हैं और इस बात का कभी इम्कान है कि BNP जीतेगी, उनकी पार्टी नेशनल पार्टी जो है। और उनको ना सिर्फ को रिहाई मुकदमात उनके ऊपर ख़त्म हुए, उनको मौका मिल गया कि उनके बेटे तारिक रहमान जो कि अभी हाल ही में वापस आए, उनसे उनकी मुलाकात भी हो गई। मरने से पहले उन्होंने, उनका बेटा 12-15 साल से एग्ज़ाइल में था, तो मरने से पहले उन्होंने बेटे से मुलाकात भी कर ली, फैमिली से भी मिल लिया और अपनी पार्टी का रिवाइवल भी देख लिया। तो ये एक किस्म का ऑफ कोर्स जो है, क्योंकि वो वहाँ 50 साल बांग्लादेश की सियासत पे रही और पाकिस्तान के लिए हमेशा वो नरम गोशा रखती थी और उनके दौर में हमेशा बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए, जिस तरह के अब भी सीना वाजिद के जाने के बाद से हमारे उनके साथ, बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं। और जो हमारे वीज़ा के लगने के भी बेहतर इम्कानात हैं और वीज़ा फ्री एक दूसरे के यहाँ आना जाने के ऊपर भी बातचीत हो रही है। ट्रेड भी बेहतर होने जा रही है, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है और भारत का और बांग्लादेश का एक तनाव भी चल रहा है। बॉर्डर इश्यूज़ पे भी है, पानी के इश्यूज़ पे है, मगर ओवरऑल वहाँ जो तब्दीली आई है बांग्लादेश में, उसमें और ख़ास तौर पर सीना वाजिद को, क्योंकि उन्होंने पनाह दी हुई है, बांग्लादेश की अदालतों ने उनको जो है उनकी एक्सट्रेडिशन मांगी हुई है, उनको सज़ा हो चुकी हुई है, वो अब कन्विक्टेड हैं। तो एक वजह तनाव है। देखना ये होगा कि बांग्लादेश के लिए बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है खालिद रहमान साहब के लिए। इस बात का कभी इम्कान है कि नंबर 1 पार्टी वहाँ पे BNP होगी, मगर देखना होगा कि क्या वो ऑन हिज ओन जो है वो गवर्नमेंट बना पाएंगे।
या उनको कोलिशन जो है दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी है, तीसरे नंबर पे नेशनल सिटीज़न पार्टी, स्टूडेंट्स की ये बॉडी जिसकी वजह से लार्जली ये अब जनरेशन जी की जो वजह से तब्दीली बांग्लादेश में आई वो स्टूडेंट्स की पार्टी है और वो भी तीसरे नंबर पे है। तो ये देखना होगा कि आया वो, क्यों जाहिर है खालिदा ज़िया का एक बड़ा एक इतने अरसे से वो बाहर भी थी सियासत से और उनके इंतकाल का एक सिंपथी वोट भी होगा, तो इससे उनके इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स भी बढ़ेंगे जो है। मगर बहरहाल ये देखना होगा कि क्या किस करवट जो है वहाँ की सियासत बैठती है। 2-3 क्वेश्चंस हैं कि क्या कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी या सिंपल मेजॉरिटी बीएनपी ले जाएगी, क्या बीएनपी और जमात इस्लामी का आपस में कोलिशन होती है। फिर एक और इशू वहाँ पे चल रहा है कि जमात इस्लामी और एनसीपी जो कि नेशनल सिटीज़न पार्टी है उसके दरमियान भी बातचीत चल रही है, मगर वहाँ स्टूडेंट्स की एक वो जो ग्रुप है बहुत बड़ा तबका वो कहता है कि हम जमात इस्लामी के साथ अपने शामिल ना हों तो हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नहीं अचीव कर पाएंगे। पर हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम बिल्कुल एक खुशहाली का माहौल तो बना है, मगर वहाँ पे हमें बड़ा देखभाल के समझदारी के साथ चलना है। ये नहीं है कि पहले की तरह इंडिया वाली हम गलती करेंगे, एक बास्केट में सारे ही अंडे रख दिए जाएं। हमें आहिस्ता आहिस्ता देखभाल के अपनी पॉलिसी को करना होगा। और एक और बहुत बड़ा सवाल बांग्लादेश में है कि बहुत बड़ा एक तबका है जो ये कह रहा है कि अवामी लीग को बैन कर दिया जाए। अब वहाँ माजी में सीना वाजिद ने जमात इस्लामी को बैन किया था, जिससे जमात इस्लामी वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। हमारे मुल्क में जमात इस्लामी बड़ी छोटी सी पार्टी रह गई है, उनके नेशनल असम्बली में एक भी मेंबर नहीं है, पर वहाँ दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। तो क्या ये मुनासिब फ़ैसला होगा कि बहरहाल अवामी लीग बहुत कमज़ोर हो गई है मगर ख़त्म नहीं हुई, उनका एक साइजेबल वोट बैंक है, और क्या जो है पार्टियों को बैन करने की हमारे यहाँ भी ये बहस रहती है, ये कोई मुनासिब बात है, और क्या बैन करने से सियासी पार्टियां ख़त्म होती हैं या उनको एक दवाम मिलता है। सो ये बांग्लादेश के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी हमें बांग्लादेश को जो है ओवरऑल अपने खित्ते की पॉलिटिक्स के हवाले से देखना चाहिए कि हमारे खित्ते में हमारा इंडिया के साथ भी तनाव चल रहा है, हमारा अफगानिस्तान के साथ भी तनाव चल रहा है, क्योंकि हाल ही में कुछ अच्छे बयानात सिराजुद्दीन हक्कानी की तरफ से आए हैं। मगर ओवरऑल मिडल ईस्ट जो है, हम लार्जर उसमें जाएं तो हम मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स भी हमें अफेक्ट करती है। हम बहरहाल एक न्यूक्लियर इस्लामिक कंट्री हैं और इस वक्त गल्फ़ के अंदर बहुत तनाव चल रहा है, यमन के में भी सऊदी अरेबिया और यूएई भी तनाव चल रहा है। फिर सोमालिया के अंदर सोमाली लैंड को इसराइल ने कबूल कर लिया, इसराइल की एक अपनी गेम चल रही है। फिर उसके बाद ईरान में पिछले 24-36 घंटे में जो है वहाँ पे एक तनाव आया कि करेंसी का एक वहाँ पे जो है क्राइसिस आया, जिसके अंदर के वहाँ पे बहुत ज़्यादा $1 की फॉर एग्ज़ाम्पल 14 लाख रियाल मिलते हैं। उससे वो इतना बड़ा आया, एक तौतल आया कि लोग सड़कों पे निकल आए। तेहरान के अंदर भी गिरती हुई करेंसी के ऊपर लोगों ने गुस्से का इजहार किया, फिर दुकानें बंद हो गई और तेहरान का ग्रैंड बाज़ार बंद हो गया। आप देखें 1000 पाकिस्तान के, जब ये पाकिस्तान के लिए भी लेसन है कि 1000 पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 1.5 लाख ईरानी रियाल मिलता है। वहाँ पे करेंसी की ये सूरत हाल है। हालांकि उनके पास तेल है, हालांकि वो रिसोर्स रिच कंट्री है, मगर बुरे हालात में ये आते हैं। और उसके बाद जाहिर है कि ट्रंप साहब की तरफ से ये साथ ही नेतन्याहू की मुलाकात थी, उसमें उन्होंने कह दिया कि जी जौहरी अगर वो कोई बनाने की कोशिश की ईरान ने तो हम उस पर क़यामत बर्पा कर देंगे। ठीक है। और साथ ही इस वाक़े को ईरान के इसको कल रात मैं टीवी देख रहा था, एकदम से सोशल मीडिया पे ये तासुर दिया गया कि एज इफ वहाँ पे कोई पॉलिटिकल चेंज आ गई है और वहाँ कोई इनकलाब आ गया है या कोई वहाँ की रजीम के ख़िलाफ़ जो है लोग खड़े हो गए हैं। और पूरी जो एक इसराइल की लॉबी है उसने इस तरह का वो किया कि मैं फिर टीवी देखना शुरू हो गया, मुझे अंदाज़ा हुआ इतनी सूरत हाल ख़राब नहीं है, पॉलिटिकली कोई इतना बड़ी चेंज नहीं है, लोगों का गमो गुस्सा है, मगर उसको पेंट करने की कोशिश की गई
कि ये कोई वहाँ पे तब्दीली आ रही है, मगर क्या हमारे लिए इसके क्या लेसन्स हैं कि हमारे इर्द गिर्द नेपाल में और हर जगह नौजवान लोग और बेरोज़गारी और गुर्बत और बुरे इकनॉमिक हालात की वजह से लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, तो हमारे लिए क्या लेसन्स हैं, हमें इसके ऊपर बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल आमिर साहब, और मजीद भी आई एम श्योर आप इससे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर खान, आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं। मैं अभी थोड़ी सी खित्ते की सियासत बयान कर रहा था कि हमारे चारों तरफ जो है एक टेंशन चल रही है, हमारे अपने लेफ़्ट और राइट मशरक़ी और मगरबी बॉर्डर पे जंग की सूरत हाल है, फिर मिडल ईस्ट का यमन से लेके सोमालिया से लेके ईरान बिल्कुल बराबर में जो उनकी तनाव चल रहा है और मिडल ईस्ट में, और हर जगह आप देखते हैं कि बेरोज़गारी गुर्बत से लोग सड़कों पे निकल के आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था हमारे लिए क्या लेसन्स हैं। तैमूर खान, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे, इसलिए मैं पहले यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ आपसे। ये आमिर, इस पे तो हमने पहले भी बात की है, और मेरे ख्याल में इसका तो एक ही लेसन है, और वो ये कि अगर इतने वॉलेटाइल खित्ते में हमने रहना है, और सिर्फ खित्ता वॉलेटाइल नहीं है, अगर आप पूरी दुनिया में सूरत हाल देख ले, पॉलिटिकल सूरत हाल, तो एक किस्म की ये वो सूरत हाल है जो दूसरे जंग अजीम से पहली थी, जब दुनिया में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी। तो उसमें जो दो चीजें चाहिए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसके बजाय पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, और एक माशी स्टेबिलिटी जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर आ नहीं सकती। जी बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि इंटरनेशनल पे भी बात कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स के ऊपर करते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ सेंचुरी जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर दुनिया भर में ये तब्दीलियाँ आ रही हैं कि आफ्टर द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल जो है, दुनिया की एक रीअलाइनमेंट चल रही है। यूक्रेन की वॉर इस बात का अब ईदर वे इख्तिताम अगर वो रशियन टर्म्स पे होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस हैं, अगर वो जंग जारी रहती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दूसरा, अमेरिका की जो वेनेजुएला के ऊपर जो है टेंशन चल रही है, अमेरिका इस वक्त वहाँ पे भी एक इंटरनल क्राइसिस चल रहा है। तैमूर खान, आप तो वहाँ अमेरिका में आते जाते रहते हैं कि वहाँ पे उनका एक $3 ट्रिलियन उनको चाहिए अपने डेफिसिट के लिए फॉरेन न्यू ईयर में, और उनके बॉन्ड्स और ट्रेजरी डेट की बड़ी सूरत हाल ख़राब है। $36 ट्रिलियन का उनका डेट है, और वेनेजुएला की इंपॉर्टेंस जो है वो ड्रग्स वग्स तो बहाना है, ऑयल है वेनेजुएला जिस पे कि उनकी नज़र है, क्योंकि वहाँ पे जो रिफाइनरीज हैं ख़ास तौर पे टेक्सास में और लुजियाना में, वो उनके क्रूड ऑयल पे, हार्ड क्रूड ऑयल कहते हैं, वो वेनेजुएला के ही पे बनी हुई हैं। और अमेरिका में क्राइसिस चल रहा है जिसकी वजह से इस बात का इम्कान है ये क्राइसिस बढ़े। तो ये अगर बढ़ता है तो उससे ऑयल प्राइसेस जो है, आज भी मैं देख रहा था $58 से 61 पे आई हैं। और अभी इस गवर्नमेंट को और पाकिस्तान को हमें एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि ऑयल प्राइसेस नीचे हैं, हमारा डेट क्राइसिस बहुत रहता है। अगर खुदा ना खास्ता ये बढ़ती हैं और कोई इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस कोई गल्फ में या यूक्रेन में या वेनेजुएला में आते हैं, कोई इंटरनेशनल क्राइसिस आता है, तो हम उसके लिए कैसे नबरआज़मा होंगे तैमूर खान? आमिर, ये जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये तो आपको उन पॉलिसी मेकर्स से पूछना चाहिए जिनके ख्याल में वो बगैर स्टेबिलिटी के, बगैर यहाँ पे जमहूरियत के एक हाइब्रिड निज़ाम के साथ पाकिस्तान को इतने बड़े क्राइसिस में नेविगेट करा सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की ग्लोबल स्टेज पे रेलेवेंस जो है वो इंडिया के बाद, जो इंडिया के साथ जो जंग हुई थी उसके बाद ज्यादा हुई है, कि वो रेलेवेंस हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और किस नजर से बना रहे हैं। क्या हम इस नजर से बना रहे हैं कि पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो ज्यादा मजबूत हो, या इस नजर से बना रहे हैं कि जो निजाम फिलहाल जिसका पाकिस्तान पे कब्जा है वो यहां अपने मकासद हासिल करने के लिए
इमरान खान को जेल में रखा है कि वो रखने के लिए हम अपनी ग्लोबल फॉरेन पॉलिसी चलाएं। अगर ये मकसद है, लैटर मकसद है जो अभी मैंने बताया है, तो फिर ये शायद कुछ हल नहीं कर सकेगा। आपने अभी अमेरिका की बात की, इतने इफ्स एंड बट्स हैं। कल मैं गार्डियन में पढ़ रहा था कि हो सकता है कि जो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन हो कि उसमें जो है बिल्कुल जो 2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स का रिजल्ट आए उससे बिल्कुल रिवर्स रिजल्ट आ जाए और जो डेमोक्रेट पार्टी है वो स्वीप कर जाए। अगर ऐसे हुआ तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या जो है वो इम्प्लीकेशन होगी। अगर जो बात चल रही है पैलेस्टाइन की पीस डील में, वहां पे ट्रूप्स देने हैं नहीं देने, कौन से कॉन्टेक्स्ट में देने हैं नहीं देने, उसमें क्या रिजल्ट आया तो पाकिस्तान के लिए जो है वो क्या होगा। अभी आप देख लें हमारे 3-4 ममालिक से जो रिश्ते हैं उन पे हमारी सारी जो है वो फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है। ये जो लेटली अमेरिका से अलाइनमेंट करीब हुई है उससे चाइना में हमारे ताल्लुकात पे क्या फर्क पड़ता है, उससे सीपेक और हमारी सिक्योरिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर आप ये भी देख लें जो कल और आज के अखबारों में मैं देख रहा था कि जो अभी मेरे ख्याल में दरियाए चिनाब पे इंडिया जो है वो नए डैम्स बना रहा है। देखिए इसकी क्या इम्प्लीकेशन होगी कि हमारा ईस्टर्न फ्रंट तो जो है वहां पे इतनी बड़ी जो हमारी एनमिटी इंडिया से है वो हमेशा चलती है। जो हमारी लेटेस्ट अफगान पॉलिसी है जहां पे हमने जो 40-45 साल अपने अफगान भाइयों को स्पेस भी दी थी, उसमें बिल्कुल हमने एक 180 डिग्री का यू टर्न किया है और तजारत भी बंद कर दी और बॉर्डर्स भी बंद कर दिए। कि इनकी इंटरनेशनल लॉ में क्या इम्प्लीकेशन है कि जब आप एक लैंडलॉक्ड कंट्री के साथ ये करते हैं। और अगर अफगानिस्तान जो है वो अपने अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स जो है वो कंफर्म कर दे, या इस तरह अफगानिस्तान जैसे मुल्क जिससे हमारे मगरबी दरिया जो है वो बहते हैं पाकिस्तान में और जहां पे हमारे पास कोई वाटर ट्रीटी भी नहीं है, अगर उनकी कोई मदद कर दे कि वहां पे कोई डैमिंग हो जाए और वो पानी डाइवर्ट करने में किसी हद तक पाकिस्तान हो, तो उसकी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे क्या इंप्लीकेशंस होगी। तो ये इतने ज्यादा बड़े सवाल हैं और मुझे तो खौफ इस बात का है कि हम तो वो इंटरनल स्टेबिलिटी वाली लेंस भी नहीं देख रहे ना, और सिर्फ पीटीआई की बात भी नहीं है। आप फाटा में सूरत हाल देख लें, आप बलोचिस्तान में सूरत हाल देख लें, आप वो सूरत हाल देख लें जो सिंध में बन रही है या बनी तकरीबन चोलिस्तान में पानी डाइवर्ट करने के, या आप ये डिबेट देख लें जो छेड़ी जा रही है नए सूबों की। मतलब अजीब ही सूरत हाल है, इसमें बंदा और क्या कहे। मैं इसलिए ख़ास तौर पे चाह रहा था कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर एलेबरेट किया कि हमारे यहाँ ये बहसें नहीं हो रही। हम बिल्कुल एक कुएं के मेंढक की तरह अपनी अंदरूनी चीज़ें देख रहे हैं और ख़ित्ते में और नहीं देख रहे। दुनिया में हर मुल्क जो है अकॉर्डिंगली अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए देख रहा है कि उसने कैसे एडजस्ट करना है। मगर हमारे यहाँ जिस तरह आपने कहा कि ऐसे मौक़ों पे हाउस इन ऑर्डर होना बड़ा ज़रूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी चाहिए। एकदम से ये गुफ्तगू शुरू हो गई कि जी कोई मुफाहमत की, बिलावल ने भी एकदम स्टेटमेंट आ गई और इस तरह की ख़बरें, वो बड़े ख़ास किस्म के ज़राए होते हैं जिनके ज़रिए आता है कि जी कोई मौजूदा सेटअप से, इकोनॉमिक सिचुएशन से कुछ लोग खुश नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस दफ़ा कोई मुफाहमत की कोई असली कोई सूरत हाल है या वो ट्रक की बत्ती वाली सिचुएशन है? हमें जो रास्ता लॉजिक सजेस्ट करता है, जो सेंस बनाता है, वो तो ये कि हुकूमत या जो सारा हाइब्रिड निज़ाम है वो ये देखे कि पाकिस्तान एज अ कंट्री इनकी हुकूमत से ज़्यादा ज़रूरी है और लेजिटिमेटली एक मफाहमत का रास्ता जो है वो निकले, चाहे उसमें आपने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का कोई प्रोसेस निकालना हो, ठीक है जी, या आपने जो है वो कोई और जो है वो ऐसे बुनियाद रखनी हो फ्रेश फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, ठीक है जी। प्रोड्यूसर साहब अगर आप दोबारा दिखा सकें, ये तैयार रखिएगा, ख्वाजा आसिफ साहब का क्लिप जो है और गौहर खान का जो आपने इब्तिदाई में दिखाया है
वो मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त ये बहस तो ये अभी चल रही है जी। मगर पीटीआई के अपने अंदर से वो बड़ी एक मुख्तलिफ आवाज़ें जो इनका शुरू से ये एक बड़ी कमज़ोरी रही कि अभी भी कॉन्ट्रडिक्टरी आवाज़ें आ रही हैं। जी झगड़ा साहब आप जारी रखिएगा, मैं जो है आप का बीच में आवाज़ कम हो गई थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात। जी अभी मेरी आवाज़ सही आ रही? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात कर रहे थे। जी देखिए, अगर हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना है, क्योंकि फिलहाल तो लोगों का इलेक्शंस पे बिल्कुल जो है वो इत्मीनान ही नहीं बहाल होगा ना। आप आज देख लें जो खबर आई है कि नवाज शरीफ की जो सीट थी डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने किसी टेक्निकलिटी पे फैसला कर दिया कि जी वो जो उनकी पिटिशन थी चैलेंजिंग द इलेक्शन रिजल्ट वो डिसमिस हो जाए। और आप पाकिस्तान में ये 2024 के इलेक्शन में जितने भी आप रिजल्ट्स देख लें इलेक्शन पिटिशंस के, वो आपको सिर्फ टेक्निकलिटीज पे डिसमिस किए जाते हुए नजर आएंगे। आप ये देख लें कि नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद की वो सीट थी जहां पे जो फजिंग फॉर्म्स 45 पे मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि असली और नकली फॉर्म्स 45 पे 100 वोट्स के साथ 1 का नंबर लगाया गया है, या जो रात के 3 बजे आरओ को चेंज किया गया है इलेक्शन रिजल्ट के बाद, वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। तो जो टेक्निकलिटी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को नजर आती है कि कहीं किसी दस्तखत किसी कागज पे पिटिशन पे दस्तखत सही नहीं हुआ होगा, वो उनको इन सारे फॉर्म्स 45 पे नजर नहीं आता। और इसका आमिर प्रॉब्लम ये है, मैं आपको यही बता दूं, अगर आपने पिछले चंद दिन में जो चीफ मिनिस्टर केपी सोहेल अफरीदी का ट्रिप लाहौर में ऑब्जर्व किया हो, मैं तो उससे एक कंक्लूजन मैंने उठाई, और वो कंक्लूजन मैंने ये उठाई कि देखिए जितनी भी सप्रेशन पंजाब में हो, केपी से एक यंग चीफ मिनिस्टर के आने पे लोगों को जमा ना होने के लिए हर जगह जो है वो रोड ब्लॉक्स, फूड स्ट्रीट जो लाहौर में है फेमस, उसको बंद करना पड़ा, बहुत सी जगहों पे प्रोसेशंस बंद करनी पड़ी। यानी कि अगर इस निजाम ने अपने आप को चलाना है तो ये पाकिस्तान में नॉर्मल सी नहीं अफोर्ड कर सकती, क्योंकि अगर ये नॉर्मल सी अफोर्ड करे तो लोग अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, और अगर लोग अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो वो यही दिखाएंगे कि इस निजाम की लेजिटिमेसी 0% है। इससे हमें हल निकालना होगा। ये सोहेल अफरीदी के वहाँ जाने से क्लियरली जो है वो वहाँ पीटीआई का वर्क एनर्जाइज हुआ, और उसका रिएक्शन से पंजाब गवर्नमेंट के पता चल रहा है, जिसमें समझता हूँ उन्होंने ओवरली रिएक्ट किया है। पर मुझे समझ नहीं आती, मैं गौर खान का अगर वो बयान दोबारा दिखा सकें कि वो एक तो उन्होंने सोहेल अफरीदी का कहा उनका ज़ाती विजिट है, अब वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब केपी के, वो वहाँ जा रहे हैं, पार्टी के साथ उनके सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा बैठे हुए हैं, और उनका ज़ाती विजिट, और फिर उनका ये भी कहना कि जी हमारा जो है ना भीख मांगनी पड़ रही है मुलाकातों के लिए, हमारी अपनी पार्टी का भी कसूर है। तो वो चेयरमैन भी हैं, प्रेसिडेंट है गालबन, उनको या तो छोड़ देनी चाहिए या फिर इस तरह की बातें कन्फ्यूज़न फैलाती हैं। ये जो है कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं? हमें ये तो आपको बैरिस्टर गौर से पूछना पड़ेगा। देखिए 2-3 ऑब्जर्वेशंस जो है वो मैं दूंगा। सबसे पहले तो ये आपका सवाल और ये आपकी तनकीद पार्टी के बयानिए पे ठीक है, और मेरे ख्याल में जो पार्टी की लीडरशिप है, दे हैव टू गेट देयर हाउस इन ऑर्डर। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल बन जाता है जो है वो ये डिफेंड करना, पहली बात। दूसरी बात ये कि कोई भीख वीख नहीं मांग रहे। देखिए एक असूल के लिए इमरान खान खड़े हुए, आपने 4 साल हर मुमकिना कोशिश की, वो उस असूल से नहीं हटे, और जितने आप स्टेक्स हाई करेंगे उतना जो है जब ये निजाम गिरेगा और इंशाल्लाह इमरान खान निकलेगा, उतनी उसकी जो है वो एक्चुअल पॉलिटिकल रिपरकशन ज्यादा होंगी। जो नॉर्मल सी लाना होगा, जो लाना चाहते हैं हम, वो ज्यादा मुश्किल होगा। तो ये बात आपकी ठीक है कि जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसमें हमारी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ने जरूर एक पार्ट प्ले किया है,
मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मौका है। जगह साहब, इट विल बी वेरी सेफ टू से कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। देखिए, ये लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन, या इससे भी ज़्यादा ये कहें कि ये सोच का इख्तलाफ है जो पार्टी के अंदर मौजूद है, और जो डिफरेंट उसके रिफ्लेक्शंस नज़र आते हैं, और इसी वजह से जो तहरीक आप लोगों की तरफ से चलाई जाने का इंदिया दिया जाता है उसमें भी वो नज़र नहीं आता, उसके नतीजा खेज नताइज नहीं होते। सो ये बात तो पहले आपको डिफाइन करने की जरूरत है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज समझती क्या है, मुज़ाकरात करने चाहिए या इसी तरह मज़ाहमत की सियासत करनी है आप लोगों ने? देखिए, ये तो मैं खुद मान गया ना कि एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ हम नहीं अदा कर रहे। ओवरऑल ज्यादा नुकसान अल्टीमेटली गवर्नमेंट को और पाकिस्तान को इस तरीके से हो रहा है कि जो पाकिस्तान में नॉर्मलसी का रास्ता है वो करीब नहीं आ रहा, ठीक है जी। जहां तक इसकी बात है कि मुफाहमत या मुज़ाहमत, ये ब्लैक एंड व्हाइट सवाल नहीं है। देखिए, जहां पे जो है वो इनकलाब आए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लें, कोई और जो 20वीं सदी में जो चेंज ऑफ रेजीम्स ताकत की जोर पे आए हैं, उनका कभी नतीजा जो है वो अच्छा नहीं निकला। अभी आप बांग्लादेश में देख लें, जहां पे लोग सड़कों पे निकले, उन्होंने एक निजाम को चेंज किया, उसके बाद जो वहां पे स्ट्रगल हो रही है वो हमारे सामने। हम चाहते ये हैं कि इस रास्ते के बजाय एक कंट्रोल्ड रास्ता हो जिसपे आईन और कानून के रास्ते पे हम वापस जाएं, लेकिन इस पे पहल हुकूमत को करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी। हाँ, हमारी जो ऑब्लिगेशन है कि हम अपनी पार्टी को कोऑर्डिनेट करें और चलाएं। आई होप कि गौहर सलमान अलायंस के सीनियर्स के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ जो है वो जाएंगे, बिकॉज ये कंफ्यूज बयानात हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, जागर साहब, देयर इज अ क्लियर पिंग पोंग, क्योंकि आप कहते हैं कि हुकूमत पहल करे, हुकूमत कहती है कि हम 3 दफा बात कर चुके हैं लेकिन आप बात नहीं करना चाहते, और वाकई ये एक रियलिटी है कि आप वाकईतन किससे बात करना चाहते हैं। जो इस वक्त हुकूमती पार्टी है उसके खिलाफ आपके बयानात इतने सख्त हैं कि उनके लिए भी मुश्किल है, कि वो उनके मिनिस्टर्स के लिए मुश्किल है इस चीज को डिफेंड करना कि जो आप उनके लिए ख्यालात रखते हैं वो कैसे मुज़ाकरात शुरू करें। तो आपकी होप इज नेवर अ गुड स्ट्रैटेजी, तो आपकी स्ट्रैटेजी है क्या? आप उनको बाकायदा तौर पर दावत दें शराइत के बगैर, तो शायद कुछ मुलाकात की तरफ बात जाए। नहीं, शराइत तो वो रखते हैं ना। देखिए, लेट्स कॉल अ स्पेड स्पेड। आई थिंक इशू ये है कि वी डोंट डू दैट। देखिए, अब अगर वो कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात की बात ना करें, तो इमरान खान की मुलाकात का राइट तो पाकिस्तान का आईन उनको देता है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस उनको देती हैं। ये शर्त आप कैसे रख सकते हैं, या आप इमरान खान से मुलाकातें कैसे बंद कर सकते हैं? आज भी पूरा दिन अलीमा खानम या इमरान खान की बहनें वहां पे रही, हमारे सपोर्टर्स वहां पे रहते हैं। वी हैव टू स्ट्रगल टू सी कौन जाए कौन ना जाए, ताकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ना बच जाए। लेकिन हाउ इज दिस ऑन अस? इसी तरह मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग, जब शहबाज शरीफ का बयान आया कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, और वापस जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसका बयान है कि हम एक्सेप्ट करते, तो इमीडिएटली हुकूमत से बयान आया ठीक है जी मुज़ाकरात कर सकते लेकिन इलेक्शन पे नहीं कर सकते। जो वजह जिसकी वजह से हुकूमत बात नहीं कर सकती वो ये है कि उनको अपनी इललेजिटिमेसी का नाजायज होने का पता है, और यही जो है वो इस प्रॉब्लम को जो है वो खत्म होने नहीं देता, क्योंकि इस पे हम डटे हुए कि पाकिस्तान पे हुक्मरानी एक नाजायज निजाम की हो। अब इसके बगैर भी कोई ना कोई हल निकल सकता है, लेकिन आई थिंक ये कहना तैमूर खान, ये हुकूमत का तो हुकूमत का समझ आता है कि वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आप में और इस्टेब्लिशमेंट में मुफाहमत हो। वो अगर चाहेंगे तो वो उनकी हुकूमत नहीं रहती है। मगर हमारे यहाँ एक सो कॉल्ड सहाफ़ियों का एक तबका है जो अपने आप को जो है ना क्लेम करते हैं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीसेस हैं, और वो ज़राए के हवाले से एक फीलर्स छोड़ते रहते हैं। ऊपर तले कुछ कॉलम लिखे गए, कुछ बयाना टीवी पे चलवाए गए कि जी हुकूमत से जो है ना इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है क्योंकि इकनॉमिक मॉडल नहीं चल पा रहा, ये नहीं डिलीवर कर पा रहे। तो ये कोई इकनॉमिक फेलियर की वजह से ये बातें आ रही हैं, या कोई बैकग्राउंड में समथिंग इज गोइंग ऑन, कोई किसी से बातचीत चल रही है?
मेरे नॉलेज में तो कोई बातचीत जो है वो नहीं चल रही। मैं भी आपकी तरह ये कॉलम्स पढ़ रहा हूँ। मेरे ख्याल में आप सोहेल राइज की लूप कॉलम की यार, तरह- आप किसी लूप में क्यों नहीं रहते? वो जो है कोई ना कोई कहीं ना कहीं पाकिस्तान में वो कहते हैं कि लूप में होता है, आप लूप से भागते क्या हैं? पाकिस्तान में सियासत करनी है। नहीं, असल में बाज लूप्स ऐसे हैं जिसमें आप फंस जाए, Out फिर of आपको कोई orbits बेहतर निकलने रहता नहीं है। देता। तो अगर आपने आजाद रहना है तो ये कुछ लूप्स जिसकी तरफ बहुत से सियासतदानों को अट्रैक्ट किया जाता है, उनसे बाहर रहना जो है वो सेहत के लिए, सैनिटी के लिए और इंटेग्रिटी के लिए बहुत बेहतर है। मगर ये आपकी गट फीलिंग क्या है? इज इट द इकोनॉमी व्हिच इज द ड्राइविंग फोर्स? व्हाट इज इट? आई थिंक दो चीजें, एक लेजिटिमेसी और एक इकोनॉमी। लेजिटिमेसी इसलिए कि देखें, पाकिस्तान की तारीख है कि निज़ाम हाइब्रिड हो या मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, अल्टीमेटली उसको अवाम की लेजिटिमेसी चाहिए। अयूब खान के रेफरेंडम ले लें, जिया के रेफरेंडम ले लें, मुशर्रफ के रेफरेंडम ले लें, फिर उसके बाद बेसिक डेमोक्रेसीज हो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, या 85 या 2002 के इलेक्शंस हो, यहां पे निज़ामों को लेजिटिमेसी चाहिए होती है। जितनी अनपॉपुलर ये हाइब्रिड रजीम है, शायद पाकिस्तान की तारीख में कोई निज़ाम जो है वो नहीं हुआ होगा। और इनका ख्याल ये है कि इनको लेजिटिमेसी और पॉपुलैरिटी मिल सकती है अगर ये इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर ले। लेकिन देखिए, हमारी इकोनॉमी भी उस नहज पर पहुंच गई है, वहां पे पहुंच गई है हमारी मईशत, जहां पे ये गवर्नेंस का निजाम, इसके नीचे ये मईशत चल ही नहीं सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के रिपोर्ट्स ने कहा है आमिर, और 30-40 साल से आप भी मईशत को फॉलो कर रहे हैं। पिछली दो डिक्टेटरशिप्स थी, एक में जो है वो सोवियत अफगान वॉर की वजह से डॉलर आ रहे थे, दूसरे में जो है वो 9/11 की वजह से डॉलर आ रहे थे, और जो अयूब खान की डिक्टेटरशिप थी उसमें वो मार्शल प्लान के बाद, कोरियन वॉर के बाद पाकिस्तान जो है वो एक अमेरिकन एलाय था और डॉलर आ रहे थे। अभी आप देख लें कि अभी ये जो पीआईए की एक प्राइवेटाइजेशन हुई है बड़ी मुश्किल से, जो बहुत साल पहले होनी चाहिए थी, उसमें कितने फॉरेन इन्वेस्टर्स, बता देना, कितने फॉरेन इन्वेस्टर्स या कितने फॉरेन एयरलाइंस ने कोई इंटरेस्ट दिखाया? अगर वो वही 2-3 पाकिस्तानी बिजनेस हाउसेस ने उठाने, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनको तो उठाना पड़ता है ना ये इस टाइप की प्राइवेटाइजेशन। उन्होंने तो यहां पे इस इकोसिस्टम में काम करना है, दे विल हैव टू पुट इन बिड्स, ठीक है जी। लेकिन इस टाइप की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, कि पाकिस्तान के नेशनल एयरलाइन की एक्चुअल वैल्यू 55 अरब रुपए हो, जिसको आपको मार्केट करना पड़े 136 अरब रुपए की जो है वो डील स्ट्रक्चर में, वो इकोनॉमी में आपको कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखाती। ये जो आपने 55 अरब रुपए का जिक्र किया, इसमें 45 अरब रुपया वो 25% जो शेयर हैं जो भी बेचे जाने हैं उसके शामिल हैं। वहाँ पे कंफ्यूजन एक ये है कि पहले जो है हवाबाजी का एक्सपीरियंस जो है उसके अंदर जो क्राइटेरियन था बड़ा इंपॉर्टेंट रखा हुआ था कि आप 200 अरब रुपए के आपका पास इक्विटी हो या हवाबाजी का एक्सपीरियंस हो, इतना इंपॉर्टेंट था। एक ही ग्रुप था एयर ब्लू वाला जिसके पास हवाबाजी का एक्सपीरियंस था, उनका एक दिन पहले इत्तफाकन जो है फैसला आ जाता है 15 साल पुराने केस का, और उनको 5-6 अरब रुपए की जो है जुर्माना ठोक दिया जाता है, और वो बेचारे चुप करके भाग जाते हैं 26 अरब रुपए की डील करके। अब ये बताया जा रहा है, मैं आरिफ हबीब साहब को सुन रहा था कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा हवाबाजी का एक्सपीरियंस नहीं है तो हम ये 25% हो सकता है किसी फॉरेन एयरलाइन को लेके आए ताकि हमें हवाबाजी सिखाए। तो मैं आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसकी? आमिर, एक वक्त होता था जब मैं मैकिंसी में था तो तकरीबन हर हफ्ते जो है वो दुबई में बेस था, तो हर हफ्ते कम से कम 2 नहीं तो 4 फ्लाइट्स लेनी पड़ती थी पाकिस्तान में दूसरे ममालिक में। तो एज ए पैसेंजर एयरलाइन इंडस्ट्री के साथ काफी जो है वो कनेक्शन रहा है। मेरे ख्याल में 10 साल में मैंने काउंट किए थे, कोई 1200-1300 फ्लाइट्स मैंने जो है वो की थी। देखिए,
पाकिस्तान के अगर इशू है वो ये ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन दी एंड अगर लकी ग्रुप या आरिफ हबीब ने पीआईए उठाना होगा तो उनको कोई ना कोई एविएशन पार्टनर तो अल्टीमेटली चाहिए होगा ना। ठीक है जी, एक तो जो है वो उन्होंने पार्टनर ले लिया, लेकिन आई अस्यूम कि फौजी फर्टिलाइजर के पास कोई एविएशन एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो कोई ना कोई एयरलाइन आना पड़ेगा। लेकिन फैक्ट ये है कि चूंकि पाकिस्तान की मईशत का मॉडल इतना कमजोर है, तो पाकिस्तान की एयरलाइन और पीआईए के पास जितने रूट्स के राइट्स भी हों और जो भी इंटरनेशनल पार्टनर पीआईए को देखे, वो शायद पीआईए के लॉसेस तो खत्म कर सके, लेकिन पीआईए को एट स्केल एक ग्लोबल एयरलाइन बनाना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ना कोई पाकिस्तान के थ्रू एज ए ट्रांजिट डेस्टिनेशन फ्लाई करना चाहता है और ना पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। इसकी मैं आपको 2 मिसालें देता, लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई, जद्दा, रियाद, इसके अलावा मुझे 5वीं डेस्टिनेशन बताएं जहां पे आप पाकिस्तान से डेली डायरेक्ट फ्लाइट्स जस्टिफाई कर सकते हैं। आपको वो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और अगर वो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक आपको नहीं मिलेगा तो जो गल्फ एयरलाइंस के तहत आपको कनेक्शंस मिलेंगी वो हमेशा ज्यादा कन्वीनियंट भी होंगी और ज्यादा सस्ती भी होंगी, नंबर 1। नंबर 2, आप डोमेस्टिक मार्केट ही देख लें, 25 करोड़ का मुल्क है, सिवाय इस्लामाबाद, कराची और लाहौर कराची, मुझे तीसरा रूट दिखाएं जहां पे हर रोज की फ्लाइट्स होती है। बाकी तो छोड़े, जो इस्लामाबाद और लाहौर का रूट है उस पे आपकी फ्लाइट्स कई सालों से जो है वो खत्म हो चुकी है क्योंकि कोई एविएशन का मॉडल निकलता ही नहीं है। इट शोज यू कि आपकी इकोनॉमी में एक्टिविटी कितनी कम है, आपकी इकोनॉमी में मोबिलिटी कितनी कम है और आपकी इकोनॉमी में कंपटीशन कितनी कम है। कंपटीशन, ये आपने जिक्र कर दिया, कंपटीशन का ये है, निजाम चेंज करना है। कंपटीशन का इसलिए किया जाता है कि कोई इसके फेयर्स जो एयर फेयर्स कम हो, और ये लाहौर और कराची और इस्लामाबाद और कराची का जो किराया है, पेशावर कराची, वो इतना ज़्यादा है कि इंटरनेशनल इतने किराए नहीं होते हैं। सो ये ज़्यादा कंपनी देखना होगा पीआईए के ये प्राइवेटाइज से क्या फ़र्क पड़ता है। पर मैं एक ज़रूर, आपने मैकिन्सी का जिक्र कर दिया, मैकिन्सी एंड यंग वालों का, तो ये फ़ायदा तो उनका रहा। आप देखें 3 बिलियन के करीब रुपया जो है वो ले गए हैं, और मुझे नहीं समझ आता कि आप जो कंसल्टेंट्स लाते हैं तो या तो वो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, इतनी आपने कंसेशंस भी देनी है, सेल्स टैक्स में भी रियायत देनी है, 650 अरब रुपए की लाइबिलिटीज़ भी गवर्नमेंट ने ले लेनी है, पेंशन्स भी ले लेनी है, तो फिर ये 3 अरब रुपया कंसल्टेंट्स का अब, और पिछले साल भी कोई इतना ही दिया गया, ये देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। और ये माजी में भी हमने देखा कि हमने एलएनजी के जो टर्मिनल्स थे, ये इतने बड़े कंसल्टेंट ले आते हैं और आखिर में वो आज तक आईपीपीज और एलएनजी के वो तमाम एग्रीमेंट्स हम भुगत रहे हैं। आमिर, क्योंकि इशू कंसल्टेंट्स का नहीं है ना, इशू पाकिस्तान के गवर्नेंस स्ट्रक्चर का। देखें, ये जो अभी आपने बात की सोहेल वड़ाइच का जो आर्टिकल था कि पत्नी को मैंने खुदा के लिए मेरी बड़ी दोस्ती है सोहेल वड़ाइच से, मेरी लड़ाई ना करवाएं, मैंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। मैं नहीं करा रहा, लेकिन जो उनकी न्यूज थी कि जी वो चाहते हैं कि कोई वंडर बॉय जो है वो आ जाए। वंडर बॉय की जरूरत नहीं पड़नी ना, अगर आप जो है वो पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेटिक निजाम ठीक कर दें, अगर पाकिस्तान की हुकूमत में टेक्नोक्रेट्स सर्व कर सके हो, अगर कोई मार्केट से कोई अच्छा बंदा चाहिए जिसकी 3 लाख से ज्यादा तनख्वाह हो, कि आपको कोई वर्ल्ड बैंक या यूएसएआईडी या डीएफआईडी या किसी और इदारे को ना कहना पड़े कि इसकी तनख्वाह दे दें क्योंकि मैं नहीं दे सकता क्योंकि कल नैब मेरे पीछे जो है वो पड़ जाएगी, तो ऐसे निजाम में फिर यही होगा ना कि जब आप महंगे कंसल्टेंट्स लाएंगे भी तो ना उनकी बात सुनने वाला कोई होगा, ना उनका कोई काउंटर पार्ट होगा। आपको जो है कोई ना कोई तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बनाना है जो इंप्लीमेंट भी करना है। देखिए, फिलहाल एक मिसाल ले, ये हमारे डेवलपमेंट पैराडाइम का ही ले ले। मेरे ख्याल में एहसन इकबाल 1997 में प्लानिंग मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कोई विजन 2030 बनाया था। एहसन इकबाल 2013 में प्लानिंग मिनिस्टर आए, उन्होंने विजन 2047 बनाया।
अभी एहसन इकबाल दोबारा आए, उन्होंने कोई उड़ान पाकिस्तान, कोई तीसरा कोई 50 साला मंसूबा बनाया। यार खुदा के लिए ये 50 साला मंसूबे बनाने खत्म कर दें। फोकस ऑन टुडे, फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी फिक्स्ड। और वो सिर्फ जो है वो ये 50-50 साला मंसूबे नहीं, पाकिस्तान के ओवरऑल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में है, जिसमें अगर सॉल्यूशंस नहीं, सारी खामियां का आईएमएफ की गवर्नेंस और करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट ने दे दी है, जिसने कह दिया है कि जब तक वो सारे जो इंस्टीट्यूशंस, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जुडिशरी, नैब अपने अपने दायरे में बगैर करप्शन के काम ना करें, तो आप जितने शॉर्टकट इदारे भी बनाएं, जैसे ये SIFC बनाया गया है, इनकी खामियां कवर करने के लिए वो कोई खामी कवर नहीं कर सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर खान, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। जी बहुत शुक्रिया। तैमूर खान जगरा हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।